छत्रपती शिवाजी महाराज की। इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। महायुति की जो सरकार है उसका शपथ हो जाएगा। तारीख तय है, समय तय है, जगह पक्की है और महाअतिथि के तौर पर भी मुहर लग चुकी है। मगर शपथ कौन लेगा, सत्तासीन कौन होगा महाराष्ट्र के सत्ता के शिखर पर? ये ना सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बता रही है, ना उसके साथी चुप्पी तोड़ रहे हैं। इस पर सब मौन है। इस मौन सियासत के बीच महाराष्ट्र के साथ साथ समूचे राष्ट्र के लोग जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है। क्या एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय को लेकर पेंच फंसा दिया है या फिर बीजेपी ही सीएम फेस पर फैसला नहीं कर पा रही? ये सियासी सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 9 रोज से जब महाराष्ट्र की जनता अपने नए सरकार की प्रतीक्षा में बैठी है, तब सत्ता की रेस में पिछड़ने वाली पार्टी के नेता भी शाब्दिक नश्तर चला रही हैं। महायुति के नेताओं की महत्वाकांक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी से आधे से भी कम सीटें जीतने वाले एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा इस वक्त बढ़ी हुई है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे से बाला साहब की सियासी विरासत छीनने वाले एकनाथ शिंदे इस वक्त तमाम गुणागणित में जुटे हुए हैं। जब विपक्ष आक्रामक है, तब समझिए कि विधानसभा चुनाव में नई लकीर खींचने वाली महायुति या कहिए कि एनडीए के नेता क्यों उलझे हुए हैं, तो इसका जवाब है एकनाथ शिंदे, जो इस वक्त मराठा राजनीति की धुरी पर खड़े हैं और तमाम समीकरण उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। स्पष्ट हो गया है, जो ऑल इज वेल कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी निर्णय लेंगे, जो ये कह रहे हैं अमित शाह जी निर्णय लेंगे, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो उसी से ये मैं कहूंगी कि ये जो महाराष्ट्र की जनादेश का अनादर हो रहा है, वो एक सोची समझी रणनीति है सरकार प्राप्ति की, ना कि जनता की सेवा। एकनाथ शिंदे को लेकर ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वो बार बार बीमार हो रहे हैं, बीजेपी को सर्वोपरि भी बता रहे हैं और अपनी महत्वाकांक्षा भी जता रहे हैं। सीएम पद को लेकर सियासी सरेंडर करने वाले शिंदे और उनके लेफ्टिनेंट बार बार दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे वही अंतिम होगा। शिंदे साहब ने प्रेस लेके सब दुनिया के सामने बता दिया है, अपनी महायुति की सरकार आई है, बहुत सारी मेजोरिटी आई है और किसी को अगर लगता होगा कि मैं उसमें रोड़ा हूं या तो स्पीड ब्रेकर हूं, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं हैं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। ऐसी ही बैठक के लिए एकनाथ शिंदे को फडणवीस और अजीत पवार के साथ दिल्ली दरबार आना था, मगर दिल्ली आने से पहले ही अचानक एकनाथ शिंदे बीमार पड़ गए। पिछले 1 हफ्ते में ये दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री बीमार पड़े हैं। ये तय हो गया कि इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनना है, तो एकनाथ शिंदे अपने गांव चले जाते हैं। गांव जाने के बाद वो अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। कुछ रोज के बाद वो मुंबई लौटते हैं। मुंबई में उनकी मुलाकात अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ में वर्षा बंगलो में होनी थी। ये मुलाकात होनी थी 1 दिसंबर को, लेकिन 1 दिसंबर को अचानक से एक बार फिर से बीमार पड़ जाते हैं एकनाथ शिंदे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1 दिसंबर को ही एकनाथ शिंदे एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू भी देते हैं। एकनाथ शिंदे से जब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए जरा। शिंदे ने कहा कि मैं लोगों का मुख्यमंत्री था। वास्तव में मैं हमेशा से कहता था कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आम आदमी हूँ। एक आम आदमी के तौर पर मैंने लोगों की समस्याओं और दर्द को समझा और उन्हें दूर करने की कोशिश की। मैंने एक आम आदमी के तौर पर काम किया, इसलिए जाहिर है कि लोगों को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। काल परिस्थिति और सहूलियत के हिसाब से संकेतों की सियासत करने वाले ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से दूर बताकर बीजेपी के साथ खड़े रहने का दावा कर चुके हैं।
हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब शिंदे के बयानों में फर्क दिखा है। वो बीजेपी के समर्थन का खुला ऐलान कर चुके हैं और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। शिंदे कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, मगर खुद को लाडली बहनों का लाडला भाई बता रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी आला कमान का फैसला अंतिम होगा और अपनी लोकप्रिय इमेज दिखाकर संकेत भी दे रहे हैं। और इस सब के बीच वो फिर से बीमार हो गए हैं। बीमार होने की वजह से उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, पार्टी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग को स्थगित कर दिया, दिल्ली जाने की बजाय ठाणे में रहे। जानकारों की माने तो बीजेपी से आधे से भी कम सीटें जीतने वाले एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा इस वक्त बढ़ी हुई है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे से बाला साहब की सियासी विरासत छीनने वाले एकनाथ शिंदे इस वक्त तमाम गुणा गणित में जुटे हुए हैं। जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो गृह विभाग डिप्टी सीएम यानी कि देवेंद्र फडणवीस के पास गया था। इस बार जब वो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हुए हैं तो वो खुद गृह विभाग चाहते हैं और इसके लिए वो ये तर्क दे रहे हैं कि जब वो सीएम थे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे तब उनके पास में गृह विभाग था, तो फिर जब मैं उप मुख्यमंत्री बन रहा हूं तो मेरे पास ये गृह विभाग क्यों नहीं आ सकता। सूत्र का ये भी बताते हैं कि एकनाथ शिंदे जब पिछली बार दिल्ली आए थे तब उनकी अमित शाह से मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में उन्होंने अपनी कुछ मांगे सामने रखी, जिसमें महायुति के कोऑर्डिनेशन कमेटी से लेकर आने वाले निकाय चुनाव और मंत्रालय को लेकर तमाम बातें शामिल थीं। बताया जा रहा है कि उसमें गृह विभाग का भी जिक्र था। हालांकि सूत्र बताते हैं कि उनमें से कुछ मांगे तो अमित शाह ने मान ली, लेकिन बाकियों को लेकर उन्होंने कोई भरोसा नहीं दिया। संयोग देखिए कि उसके बाद ही शिंदे बीमार भी हो रहे हैं और संकेतों की सियासत करते हुए गृह विभाग की चाहत पर चुप्पी भी साध रहे हैं। हालांकि इस बीच एकनाथ शिंदे के सुपुत्र श्रीकांत शिंदे ने एक लंबी चौड़ी सफाई दी। ये सफाई उन दावों पर थी जिसमें कहा जा रहा था कि एकनाथ अपनी जगह बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। श्रीकांत ने लिखा कि पिछले 2 दिनों से ये खबर सवालिया निशान के साथ दी जा रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मेरे उप मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सभी खबरें बेबुनियाद और बेबुनियाद हैं। मुझे सत्ता में पद की कोई चाहत नहीं है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। इससे पहले जब शरद पवार के लेफ्टिनेंट जितेंद्र आवाड ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी तब भी नई थ्योरी चलने लगी थी। हालांकि शिंदे के करीबी भी बता रहे हैं कि शिवसेना महायुति की सरकार का अहम हिस्सा रहेगी। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं, हम कुर्सी के लिए एक साथ नहीं आए हैं। एक नेचुरल युति शिवसेना और भाजपा की है जो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे उन्होंने की थी। हम कुर्सी के लिए युति नहीं की। जो निर्णय महायुति के नेता लोग लेंगे उनके साथ में हम हैं। मुख्यमंत्री के लिए हम लोग अड़के नहीं बैठेंगे। अब जरा समझिए कि गृह विभाग के लिए अगर एकनाथ शिंदे सियासी सौदा कर रही हैं तो इसके पीछे इनकी ताकत क्या है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 132 और अजीत पवार के पास 41। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 सीट चाहिए, जिससे बीजेपी महज 13 सीट पीछे है। ऐसे में वहां बीजेपी के खिलाफ तमाम पार्टियां मिलकर भी सरकार बना लेगी, ऐसा असंभव नहीं है तो मुश्किलें बेहिसाब है। इसी तरह एकनाथ शिंदे की पार्टी के 7 सांसद हैं। मोदी सरकार में शिंदे की पार्टी के कोई मंत्री भी नहीं हैं। लेकिन शिंदे मोदी सरकार से छिटक जाएंगे ऐसा भी होता नहीं दिख रहा है। शिंदे के बगैर दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी दोनों जगह बीजेपी की सरकार बेधड़क चल सकती है। यही वजह है कि बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तारीख तय कर एकनाथ शिंदे को अल्टीमेटम दे दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को अपना पर्यवेक्षक घोषित किया है। 3 दिसंबर को दोनों पर्यवेक्षक मुंबई जाएंगे। 4 दिसंबर को विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होगा। 5 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी होने वाला है। इतना ही नहीं, शपथ समारोह का पूरा खाका खींच दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक देश के 22 से अधिक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शपथ समारोह के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। तकरीबन 2000 वीआईपी पास समेत तकरीबन 35,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। लाडली बहनों को शपथ समारोह के लिए खास न्योता। अलग अलग धर्मों के साधु संत और महंत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़े पैमाने में हमने जनता को निमंत्रित किया है, चांदा से बांदा तक की जनता रहेगी, आशीर्वाद हमें देंगी और हम भी उनको आश्वस्त करेंगे, उनको नमन करेंगे, अभिवादन करेंगे और जनता को ये विश्वास देंगे, जय भवानी जय शिवाजी कहते हुए, कि छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प के महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम ये सब शिव भक्त करेंगे।